by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में फिलिस्तीन के समर्थन में चल रहे प्रोटेस्ट पर राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान आया है, डिप्लोमैटिक रंग में रंगा हुआ। 2 मई को बाइडेन ने कहा, राइट टू फ्री स्पीच यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी और रूल ऑफ लॉ की रक्षा होनी चाहिए, मगर हिंसक प्रदर्शनों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। प्रदर्शनकारी छात्रों ने इस बयान की आलोचना की। बोले, राष्ट्रपति ने हमें निराश किया है, मगर उनसे कोई दूसरी उम्मीद भी नहीं थी। समझेंगे बाइडेन के लिए सीधी रेखा में चलना मुश्किल क्यों हो रहा है और अमेरिका में चल रहे प्रदर्शनों पर भारत ने क्या कहा। अमेरिका चलें उससे पहले चलते हैं इजराइल, जहां प्रधानमंत्री और सेना के अफसरों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इसने सरकार की कुर्सी हिला दी है। ये वीडियो देखिए। עכשיו יש הרבה כוחות שמנסים למנוע מאיתנו לעשות זאת, ולאחרונה הצטרף אליהם כוח נוסף, בית הדין הבינלאומי הפלילי בהאג. לבית הדין הזה אין לו שום סמכות על מדינת ישראל. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उन ताकतों के साथ मिल गया है जो हमें रफा में घुसने से रोकना चाहते हैं। उनकी कोशिशों का हम पर कोई असर नहीं होगा, ये कहना है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का। चर्चा है कि आईसीसी नेतन्याहू और इजरायली सेना के कई अफसरों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर सकती है। इजरायली मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस खबर ने लीडरशिप को असहज कर दिया है। वे इसको रोकने की पुरजोर कोशिश में जुटी है। नेतन्याहू खुद दुनिया भर के नेताओं को फोन कर मदद मांग रहे हैं। उनका सबसे ज्यादा फोकस अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पर है। हालांकि बाइडेन से भी उन्हें कोई आश्वस्ति नहीं मिल पाई है। तो आज हम जानेंगे कि आईसीसी अरेस्ट वारंट जारी कर सकती है, क्या नेतन्याहू को गिरफ्तार किया जा सकता है और आईसीसी का अरेस्ट वारंट कितना असरदार होता है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात आईसीसी, नेतन्याहू और अरेस्ट वारंट की। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी की स्थापना 2002 में हुई थी। युद्ध अपराध और नरसंहार जैसे जघन्य अपराधों की जांच करने और दोषियों को सजा देने के मकसद से। आईसीसी का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है। यूनाइटेड नेशंस की सर्वोच्च अदालत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से अलग है, हालांकि आईसीजे भी हेग में ही है। आईसीजे में इजराइल के खिलाफ अलग केस चल रहा है। साउथ अफ्रीका की शिकायत पर नरसंहार के मामले की सुनवाई हो रही है, उसमें अभी तक अंतिम फैसला नहीं आया है। आईसीजे और आईसीसी में कुछ बुनियादी अंतर है, एक एक कर उन्हें समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। आईसीजे देशों के बीच होने वाले विवादों को सुलझाती है। इसका ज्यादातर फोकस सीमा विवाद सुलझाने पर रहता है। आईसीजे में कोई भी केस संबंधित देशों की सहमति से ही लाया जा सकता है। जेनोसाइड कन्वेंशन एक अपवाद है, इसमें नरसंहार की परिभाषा और उसके लिए सजा का प्रावधान दर्ज है। अगर किसी देश को लगता है कोई दूसरा देश नरसंहार करवा रहा है तो वो उसके खिलाफ आईसीजे में केस कर सकता है, बशर्ते दोनों देश जेनोसाइड कन्वेंशन को मानते हों। यहाँ पर एक दिलचस्प तथ्य सामने आता है। इजराइल आईसीजे का सदस्य नहीं है, लेकिन जेनोसाइड कन्वेंशन को मानता है, इसलिए उसको दक्षिण अफ्रीका के मुकदमे में शामिल होना पड़ा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशंस के 6 अंगों में से एक है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। आईसीजे इंटरनेशनल लॉ किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकती और ना ही उसको सजा सुना सकती है। वो बस ये तय कर सकती है कि किसी देश ने अपराध किया है या नहीं किया है। अब जानते हैं आईसीसी के बारे में। आईसीसी युद्ध अपराध, नरसंहार और मानवता के खिलाफ होने वाले अपराधों की जांच और उसकी सुनवाई करती है। वो आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चला सकती है। आईसीसी यूनाइटेड नेशंस का अंग नहीं है, हालांकि इसकी स्थापना यूएन की सहमति से ही हुई थी। 124 देश इसके सदस्य हैं, उन्हीं की फंडिंग से कोर्ट चलता है। अमेरिका, इजराइल, भारत, रूस और चीन जैसे देश आईसीसी के सदस्य नहीं है। आईसीसी में केस 3 तरीके से खुलता है। पहला, कोई सदस्य देश अपनी सीमा में हुए अपराध की शिकायत करे। दूसरा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल किसी मामले को आईसीसी को रेफर करे। तीसरा, आईसीसी के प्रोसिक्यूटर स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू कर सकते हैं। आईसीसी नॉन मेंबर देशों में भी जांच कर सकते हैं, बशर्ते वो देश आईसीसी के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करें या फिर सिक्योरिटी काउंसिल इजाजत दे। आईसीसी कई लोगों के खिलाफ सुनवाई कर चुकी है, कईयों को सजा सुना चुकी है, कईयों के खिलाफ वारंट भी जारी किया है। सबसे बड़ा मामला मार्च 2023 का था, जब आईसीसी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया। हालांकि उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। रूस आईसीसी का सदस्य नहीं है, इसलिए उसने वारंट को खारिज कर दिया था, मगर इसके चलते पुतिन को दक्षिण अफ्रीका जाने से परहेज करना पड़ा था। दक्षिण अफ्रीका आईसीसी का मेंबर है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो अपनी जमीन पर आईसीसी के अरेस्ट वारंट का पालन करे। उसने पुतिन को गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया था, फिर भी पुतिन दक्षिण अफ्रीका नहीं गए। जब यूएन के पास आईसीजे था, फिर आईसीसी की स्थापना क्यों की गई? दुनिया भर में संगीनतम अपराधों पर लगाम कसने की कोशिशें दशकों पहले से होती रही हैं। कुछ उदाहरणों से इस बात को समझिए। फर्स्ट, जेनेवा कन्वेंशन।
ये 1864 में आया। यूरोप के 12 देशों ने युद्ध पर पाबंदी लगाने के इरादे से नियम बनाए, लेकिन वे युद्ध रोकने में सफल नहीं हो पाए। इसकी सबसे बड़ी वजह थी सजा का प्रावधान ना होना। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की संधि। पहले विश्व युद्ध के दौरान कई देशों को लगा कि वॉर क्राइम खत्म होना चाहिए, युद्ध में क्रूरता करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। इसलिए 1919 में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने मिलकर एक संधि की। इसमें सजा देने का प्रावधान भी था। इसके तहत पहले विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के सम्राट रहे कैसर विल्हेम को वॉर क्राइम का दोषी ठहराया गया, मगर उन्होंने बचने के लिए नीदरलैंड में शरण ले ली। नीदरलैंड इस समझौते में शामिल नहीं था, इसलिए कैसर को भी सजा कभी नहीं मिल सकी। वॉर ट्रिब्यूनल्स। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाज़ी जर्मनी के शासकों ने यूरोप में भयावह कत्लेआम मचाया। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद उनको सजा देने की चर्चा हुई। इसके लिए इंटरनेशनल मिलिट्री कोड बनाया। जर्मनी में न्यूरेमबर्ग ट्रायल और जापान में टोक्यो ट्रायल चला। इसके तहत वॉर क्राइम के दोषियों को सजा दी गई, मगर ये दोनों अस्थायी व्यवस्थाएं थीं। काम खत्म होने के बाद उन्हें भंग कर दिया गया, मगर दुनिया में अपराध तो स्थायी था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी लोगों ने युद्ध अपराध और नरसंहार जैसे संगीन गुनाह किए। यूएन की बनाई आईसीजे देशों के बीच विवादों का निपटारा करती थी। व्यक्तियों के अपराध उसके अपराध क्षेत्र से परे थे, इसलिए परमानेंट क्रिमिनल कोड की मांग चलती रही। फिर 1990 के दशक में दो बड़ी घटनाएं हुई जिन्हें मानवता के खिलाफ अपराध की श्रेणी में रखा गया। यूगोस्लाविया और रवांडा में दोनों घटनाओं के आरोपियों के लिए फिर से अस्थायी अदालतें बनानी पड़ी। इसके बाद यूएन के देशों ने मिलकर स्थायी अदालत बनाने का फैसला किया। 1998 में रोम में 160 देशों ने यूनाइटेड नेशंस डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। जुलाई 1998 में उन्होंने रोम स्टैट्यूट पर दस्तखत किए। इसके तहत आईसीसी की स्थापना हुई। 2002 में आईसीसी ने काम करना शुरू कर दिया। आईसीसी कैसे काम करती है? इसके 4 मुख्य अंग हैं। प्रेसिडेंसी, इसको आईसीसी का मुखिया कह सकते हैं, अदालत का पूरा कामकाज देखता है। जुडिशियल डिवीजन, इसमें आईसीसी के 18 जज होते हैं। ये जज सदस्य देशों से चुने जाते हैं। ऑफिस ऑफ प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर अदालत के अधिकार क्षेत्र में होने वाले अपराधों पर नजर रखता है। कोई सदस्य देश प्रोसिक्यूटर के सामने ही शिकायत दर्ज कराता है, वो मामलों की जांच करता है और अदालत के सामने दलील भी देता है। रजिस्ट्री बाकी तीनों अंगों को अपना काम करने में मदद देती है। आईसीसी इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत 4 तरह के अपराधों पर कार्रवाई नहीं कर सकती है। नंबर 1, नरसंहार, यानी किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय, धार्मिक समूह को खत्म करने की साजिश। नंबर 2, युद्ध अपराध, युद्ध के नियमों का घोर उल्लंघन, जिसमें टॉर्चर, युद्ध में बच्चों के इस्तेमाल और अस्पतालों और स्कूलों जैसे सिविलियन टारगेट्स को निशाना बनाना शामिल है। नंबर 3, मानवता के खिलाफ अपराध, बड़े स्तर पर आम लोगों की हत्या, बलात्कार, टॉर्चर आदि करना। नंबर 4, आक्रामकता, यानी किसी देश की अखंडता, संप्रभुता या राजनीतिक स्वतंत्रता को खतरे में डालना, यूएन चार्टर का उल्लंघन करना। अगर कोई व्यक्ति इनमें से किसी भी कैटेगरी में फिट बैठा तो उसके खिलाफ आईसीसी केस चला सकती है। केस चलाने का प्रोसेस क्या है? नंबर 1, प्राथमिक जांच। ऑफिस ऑफ प्रोसिक्यूटर सबसे पहले संदिग्ध की पहचान करेगा और सुनिश्चित करेगा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं या नहीं। नंबर 2, इन्वेस्टिगेशन, सबूत मिल गए और संदिग्ध की पहचान हो गई तो प्रोसिक्यूटर इस व्यक्ति के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने की मांग कर सकता है। नंबर 3, प्री ट्रायल स्टेज, 3 प्री ट्रायल जज संदिग्ध की पहचान की पुष्टि करते हैं। दूसरे पक्ष की भी दलील सुनी जाती है। 60 दिनों के भीतर जज फैसला लेते हैं कि आगे सुनवाई करनी है या नहीं। अगर आरोपी अदालत में पेश नहीं होता है तो सुनवाई नहीं की जा सकती। नंबर 4, ट्रायल स्टेज, प्रोसिक्यूटर को आरोपी के खिलाफ सबूत पेश करने होते हैं। आरोप साबित होने पर दोषी को 30 साल तक की कैद और विशेष परिस्थितियों में आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है। पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश भी दिया जा सकता है। नंबर 5, अपील स्टेज, जिस पर आरोप लग रहे हैं उसके पास अपील का भी अधिकार है। इसके लिए अपील चेंबर बनाया जाता है, वही इसका फैसला लेता है। आरोपी को सजा और मुआवजे के खिलाफ अपील करने का अधिकार होता है। अपील बेंच में 5 जज होते हैं। गिरफ्तारी कैसे होती है? आईसीसी के पास अपनी कोई पुलिस नहीं है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए इसे सदस्य देश की एजेंसियों की मदद लेनी पड़ती है। ये तो हो गई आईसीसी की पूरी कहानी। मगर इजराइल तो आईसीसी का सदस्य नहीं है, फिर भी वहां हड़कंप क्यों मचा है? पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सुनते हैं। עכשיו יש הרבה כוחות שמנסים למנוע מאיתנו לעשות זאת, ולאחרונה הצטרף אליהם כוח נוסף. בית הדין הבינלאומי הפלילי בהאג. לבית הדין הזה אין לו שום סמכות על מדינת ישראל. האפשרות שהוא יוציא צווי מעצר על פשעי מלחמה נגד מפקדי צה"ל ומנהיגי המדינה, האפשרות הזאת היא שערורייה בקנה מידה היסטורי. אני רוצה להעביר דבר אחד. שום החלטה, לא בהאג ולא בשום מקום אחר, לא תפגע כהוא זה בנחישות שלנו להשיג את כל מטרות המלחמה. ישראל מצפה שמנהיגי העולם החופשי יצאו בתקיפות נגד הצעד השערורייתי הזה. צעד שיפגע ביכולת ההגנה העצמית לא רק של מדינת ישראל,
אלא של כל הדמוקרטיות בעולם. नेतन्याहू ने कहा कि आईसीसी का अरेस्ट वारंट हमें रफा पर हमले से रोकने के लिए लाया जा रहा है, लेकिन हम पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तरफ नेतन्याहू खुलेआम आईसीसी को नकार रहे थे, मगर बैकडोर से डिप्लोमेटिक सपोर्ट हासिल करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इजरायली मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू ने अमेरिका से मदद मांगी है, कहा है कि वो आईसीसी पर प्रेशर डाले, अरेस्ट वारंट किसी तरह रुकवाए। अमेरिकी मीडिया संस्थान एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक 3 मई को कई अमेरिकी सेनेटर्स ने आईसीसी के अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। उन्होंने आईसीसी की जांच पर चिंता जताई। बाद में आईसीसी के प्रोसिक्यूटर करीम खान ने इसकी निंदा की, बोले अदालत को गुमराह करने की कोशिश हो रही है, हम पर दबाव बनाया जा रहा है, ये गलत है, हम स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से काम करते हैं। इजरायल की चिंता क्या है? आईसीसी मार्च 2021 से ही इजरायल के खिलाफ जांच कर रही है। फिर 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर आतंकी हमला किया, 1100 से अधिक लोगों की हत्या की, 250 से अधिक को बंधक बना लिया। इसके बाद गाजा पट्टी में जंग शुरू हुई। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजरायल के हमले में 34,500 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इस बीच नवंबर 2023 में बांग्लादेश, बोलिविया, कोमोरोस, जिबूती और साउथ अफ्रीका आईसीसी पहुंचे, बोले आपको इजरायल के खिलाफ जांच तेज करनी चाहिए, वो गाजा में वॉर क्राइम कर रहा है। इस शिकायत के बाद आईसीसी की जांच तेज हुई और अब इजरायली नेताओं और मिलिट्री लीडर्स के खिलाफ अरेस्ट वारंट की सुगबुगाहट बढ़ने लगी है। लेकिन इजरायल तो आईसीसी का सदस्य नहीं है, फिर वो कैसे इस जांच के दायरे में आया? जैसा हमने पहले बताया, ये जांच फिलिस्तीन और इजरायल दोनों जगह हुए अपराधों के खिलाफ चल रही है और फिलिस्तीन आईसीसी का सदस्य है। 2015 में उसने अपने यहाँ इसके नियमों को लागू किया था, इसलिए फिलिस्तीन में हुए युद्ध अपराध आईसीसी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। किस किस के खिलाफ जारी हो सकता है अरेस्ट वारंट? पहला नाम प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का है, दूसरा नाम है रक्षा मंत्री योआव गलांत का और तीसरा नाम इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी का है। आईसीसी ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, ये भी सामने नहीं आया कि इजरायल पर किस तरह के चार्जेस लगाए जाएंगे, मगर वारंट कभी भी आ सकता है। अरेस्ट वारंट का असर क्या होगा? नंबर 1, इजरायल दावा करता है उसने गाजा पर हमला आत्मरक्षा में किया है। नेतन्याहू इस हमले का चेहरा है। अगर उनके खिलाफ आईसीसी का अरेस्ट वारंट जारी होता है तो इजरायल के मिलिट्री कैंपेन की वैधता खतरे में पड़ेगी, इंटरनेशनल सपोर्ट कम होगा। नंबर 2, अभी तक किसी भी पश्चिमी देश या उसके सहयोगी देशों के नेताओं के खिलाफ आईसीसी ने अरेस्ट वारंट जारी नहीं किया है। अगर नेतन्याहू के खिलाफ जारी होता है तो वो लिस्ट में पहले होंगे। पश्चिमी देश खुद को इंटरनेशनल लॉ और मानवाधिकारों का झंडा बरदार बताते हैं, उनके लिए नेतन्याहू का सपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। नंबर 3, यूरोप के कई देश इजरायल का सपोर्ट करते रहे हैं, उनमें से कई आईसीसी के सदस्य हैं। अगर नेतन्याहू उन देशों के दौरे पर गए तो उन्हें वहां गिरफ्तार किया जा सकता है। नंबर 4, रूस ने पश्चिमी देशों पर डबल स्टैंडर्ड बरतने का आरोप लगाया है। उन्होंने पुतिन के मामले में बढ़ चढ़कर आईसीसी का समर्थन किया था। इजरायल के मामले में अगर वो पीछे हटे तो उनके दोहरेपन पर सवाल खड़े होंगे। नंबर 5, इजरायल में नेतन्याहू की छवि बुरी तरह प्रभावित होगी। जनता युद्ध अपराध के आरोपी को अपना नेता मानने से हिचकेगी। ये अरेस्ट वारंट नेतन्याहू के पॉलिटिकल करियर की आखिरी कील साबित हो सकता है। आईसीसी के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं और चलते हैं अमेरिका की दिग्गज यूनिवर्सिटीज़ में इन दिनों एक जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी करते छात्र, कैंपस में बने प्रदर्शन स्थल और लाठी, डंडों और हथकड़ियां लेकर आदेश के इंतजार में खड़ी पुलिस। कई जगहों पर धरपकड़ भी हुई है। छात्रों की मांगे क्या हैं? यूनिवर्सिटीज इजरायल को फायदा पहुंचाने वाली कंपनियों से रिश्ता तोड़ें, उनके साथ पैसे का लेन देन भी खत्म करें। इजरायली संस्थानों की साझेदारी में चलाए जा रहे एकेडमिक प्रोग्राम्स बंद किए जाएं। इजरायली मिलिट्री को फायदा पहुंचाने वाले रिसर्च प्रोग्राम्स को रोका जाए और गाजा में तत्काल प्रभाव से संघर्ष विराम हो। स्टूडेंट प्रोटेस्ट का एपिसेंटर न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में था। वहां 17 अप्रैल को छात्रों ने कैंप लगाना शुरू किया। अगले दिन पुलिस ने उनको हटाने की कोशिश की। 108 छात्रों को गिरफ्तार भी किया, मगर असर उल्टा हुआ। कोलंबिया के साथ साथ अमेरिका की दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए। कई जगहों पर प्रशासन ने समझौता कर लिया, मांगों पर ध्यान देने का वादा किया। बाकी जगहों पर पुलिस की मदद ली गई, फिर माहौल बिगड़ता चला गया। 30 अप्रैल को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पुलिस को छापेमारी के लिए रैंप का सहारा लेना पड़ा। उन्हें खिड़की तोड़कर हॉल में घुसना पड़ा। फिर 1 मई को यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजलिस में पुलिस बुलाई गई। वहां कम से कम 132 छात्रों को अरेस्ट किया गया। उनके टेंट्स को उखाड़कर फेंक दिया गया। एक दिन पहले UCLA में प्रदर्शनकारी छात्रों पर इजरायल के समर्थकों ने हमला किया था। इसके बाद प्रोटेस्टर्स की भीड़ और बढ़ गई थी।
अगले दिन यूसीएलए प्रशासन ने पुलिस बुला ली, पुलिस ने प्रोटेस्ट खत्म करा दिया। मगर कहानी कोलंबिया या यूसीएलए तक सीमित नहीं है। पुलिस एक जगह प्रोटेस्ट रोकती है, उसकी खबर फैलते ही कहीं और प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। इस समय अमेरिका के कम से कम 145 कॉलेजों में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। 2000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, सैकड़ों छात्रों को सस्पेंड किया जा चुका है। फिर भी प्रोटेस्ट थमने का नाम नहीं ले रहा। इसने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी सरकार को अधर में डाल दिया है। उन्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी का झंडा बरदार भी बनना है, अपने इमेज भी बचानी है और इजराइल का सपोर्ट भी बनाकर रखना है। इसलिए बाइडेन के बयान का काफ़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा था। अभी तक वो छिटपुट रिएक्शंस दे रहे थे। 2 मई को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, वहाँ अपनी पूरी बात रखी। क्या क्या कहा, सुनते हैं। There should be no place on any campus, no place in America for anti-Semitism or threats of violence against Jewish students. There is no place for hate speech or violence of any kind, whether it's anti-Semitism, Islamophobia, or discrimination against Arab Americans or Palestinian Americans. It's simply wrong. There's no place for racism in America. We've all seen the images, and they put to the test 2 fundamental American principles. Excuse me. The first is the right to free speech and for people to peacefully assemble and make their voices heard. The second is the rule of law. Both must be upheld. We are not an authoritarian nation where we silence people or squash dissent. The American people are heard. In fact, peaceful protest is in the best tradition of how Americans respond to consequential issues. Look, it's basically a matter of fairness. It's a matter of what's right. There's the right to protest, but not the right to cause chaos. People have the right to get an education, the right to get a degree, the right to walk across the campus safely without fear of being attacked. राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान से 3 चीजें साफ हुई। नंबर 1, अमेरिका प्रोटेस्टर्स की मांगे नहीं मानेगा, इजराइल को लेकर उसकी पॉलिसी नहीं बदलेगी। नंबर 2, सरकार प्रोटेस्ट से खुश नहीं है मगर वो बल प्रयोग से बचना चाहती है। नंबर 3, प्रोटेस्ट को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश जारी रहेगी। बाइडेन सरकार छात्रों के प्रदर्शन को यहूदी विरोधी, हिंसक और अराजक बताकर खारिज करना चाहती है। इन वजहों से बाइडेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का काफ़ी विरोध हो रहा है। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि यहूदी विरोध का आरोप भ्रामक है। प्रोटेस्ट करने वाले कई छात्र यहूदी हैं। एक और बात, बाइडेन ने अपने बयान में पुलिस की कार्रवाई और यूसीएलए में हुए हमले का जिक्र तक नहीं किया। एक तरफ वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार की रक्षा पर लेक्चर देते हैं, कहते हैं कि अमेरिका में आलोचना को दबाया नहीं जाता। दूसरी तरफ वो कैंपस में पुलिस की छापेमारी और 2000 से ज़्यादा छात्रों की गिरफ्तारी पर चुप्पी साध लेते हैं। आरोप है कि बाइडेन का रैंट सिलेक्टिव है, लेकिन इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। उनकी पॉलिसी का मजमून यही रहा है। जानकार कहते हैं बाइडेन सरकार महीन डोर से लटकी हुई है, उनकी मुसीबत बड़ी है। अगर वे प्रोटेस्ट का एक तरफा विरोध करते तो युवा वोटर्स उनसे नाराज होंगे। उनके बिना राष्ट्रपति चुनाव जीतना मुश्किल हो सकता है। अगर वे प्रोटेस्ट का समर्थन करते हैं तो उन्हें अपनी इजराइल पॉलिसी बदलनी होगी, इजराइल को सपोर्ट देना बंद करना होगा। इस स्थिति में यहूदी लॉबी और इजराइल का समर्थन करने वाले वोटर्स उनसे दूर जा सकते हैं। दोनों ही सिचुएशंस में बाइडेन को नुकसान होगा, इसलिए वो दोनों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को अमेरिकी परंपरा से भी जोड़ रहे हैं और प्रदर्शनकारियों पर यहूदी विरोधी और हिंसक होने का आरोप भी लगा रहे हैं, यानी मध्यम मार्ग। हालांकि इस कोशिश में वो गिरते भी दिख रहे हैं। ऐसा क्यों? दरअसल बाइडेन के प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप किसी इफ और बट में नहीं पड़े हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि प्रदर्शनकारी सनकी वामपंथी हैं, उनको हर हाल में रोकने की जरूरत है। ट्रंप ने कोलंबिया और यूसीएलए में पुलिस की कार्रवाई का स्वागत भी किया। नवंबर 2024 के चुनाव में ट्रंप बनाम बाइडेन लगभग तय है। दोनों ने नॉमिनेशन के लिए जरूरी डेलीगेट्स जुटा लिए हैं, बस औपचारिक मुहर लगनी बाकी है। राष्ट्रपति चुनाव से पहले के कई सर्वेज में ट्रंप को बढ़त मिली है। इजराइल पॉलिसी को लेकर बाइडेन के कोर वोटर्स का एक धड़ा नाराज है। अरब मुस्लिम और लिबरल तबके ने प्राइमरी इलेक्शन में दिखाया भी। वे अनकमिटेड हैं। अगर उन्होंने बाइडेन के लिए वोट नहीं किया तो चुनाव फंस जाएगा। इसके बरक्स ट्रंप के सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। उनका कोर वोटर इजराइल के समर्थन में रहता है। ट्रंप उसी लाइन लेंथ पर बयान दे रहे हैं। इस मसले को और विस्तार से समझने के लिए हमने अमेरिका में मौजूद पत्रकार रोहित शर्मा से बात की। उनसे पूछा, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में चल रही प्रोटेस्ट पर जो बाइडेन का बयान काफ़ी नपातुला था, उन्होंने राइट टू फ्री स्पीच और पीसफुल असेंबली के अधिकार का समर्थन किया, मगर ये भी बोले कि हिंसक प्रदर्शनों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लोगों ने कहा बाइडेन प्रोटेस्ट से असहज हैं, इसलिए वो प्रोटेस्ट को हिंसक और यहूदी विरोधी बताकर खारिज करना चाहते हैं। बाइडेन के इस रिएक्शन को कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए, जो बाइडेन एक बहुत ही फाइन लाइन पे वॉक करने की कोशिश कर रहे हैं।
हमें थोड़ी सी चीज समझनी होगी कि जो बाइडेन ने पिछले कुछ महीनों में उन्होंने इसराइल से बार बार ये कहा है कि जो ह्यूमन राइट्स है वॉयलेट नहीं होने चाहिए। जिस तरह से राफा के इन्वेजन को रोका गया है, तो एक छोटी सी दूरी बनाने की कोशिश की उन्होंने इसराइल के साथ। लेकिन होम टर्फ पर जिस तरह के हम प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, देखिए अमेरिका में फ्रीडम है, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, व्हाइट हाउस के सामने जाके आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन हिंसा की जो बात की जो बाइडेन ने, जिस तरह की चीज हमने स्पेशली कोलंबिया यूनिवर्सिटी में देखी, जिस तरह से एक हॉल पे कब्जा करने की कोशिश की गई, उसके बाद यूसीएलए में जिस तरह से कॉन्फ्रंटेशन हुआ पैलेस्टीन सपोर्टर्स और इजराइल सपोर्टर्स के बीच में, आई थिंक उसको लेके जो बाइडेन ने ये बात कही कि देखिए प्रोटेस्ट आप कर सकते हैं, ये आपका राइट है, लेकिन हिंसा को जो है वो सहन नहीं किया जाएगा। तीसरी इसमें बात यह है कि इसमें एक चीज ये भी है कि बाहर के जो लोग हैं वो भी इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर रहे हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो 133 अरेस्ट हुए थे, उसमें से करीबन हाफ ऐसे लोग थे जो स्टूडेंट्स नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसमें इसकी भी जांच होगी, मुझे पूरा यकीन है होगी कि किस तरह के लोग इसे बाहर से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और जहां तक डोमेस्टिक बात की आप बात कर रहे हैं, देखिए वो बहुत मुश्किल है जो बाइडेन के लिए। उनकी जो डेमोक्रेटिक पार्टी का जो बेस है वो प्रोग्रेसिव बेस है, और उस बेस के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज की बात कर लीजिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं हर चीज को उस नजरिए से जरूर देखा जाएगा उनकी खुद की पार्टी में। लेकिन क्योंकि वो प्रेसिडेंट है, लॉ एंड ऑर्डर उनके ऊपर बनती है, तो उन्हें शायद ये स्टेटमेंट देना पड़ा कि देखिए आप प्रोटेस्ट कीजिए लेकिन वायलेंस मत कीजिए। अगर ये प्रोटेस्ट और बढ़ते हैं, जिस तरह हमने वियतनाम के समय देखा था, या उस तरह की चीजें होती है और सीज फायर अगर जल्दी नहीं आता है, तो मुझे लगता है जो बाइडेन के लिए ये बहुत मुश्किल वाला समय आने वाला है, स्पेशली समर्स में, क्योंकि यहाँ पे छुट्टियां होती हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यूजुअली अपने घर जाते हैं। तो अगर ये बहुत अच्छा मौका है स्टूडेंट्स के लिए कि वो घर ना जाए, प्रोटेस्ट को बढ़ाए, क्लासेस नहीं होगी, एग्जाम्स नहीं होगी, तो मुझे लगता है कि उससे पहले जो बाइडेन ये अपील कर रहे हैं। तीसरी चीज, सॉरी चौथी चीज ये कि एंथनी ब्लिंकन जो है वो भी 2 दिन पहले 3 दिन पहले मिल के आए इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के साथ, नेतन्याहू के साथ। तो कहीं ना कहीं वो दोनों टर्फ पे से खेल रहे हैं। वो चाहते हैं कि सीज फायर हो जाए ताकि डोमेस्टिकली उन्हें इसे एड्रेस ना करना पड़े और उनका जो बेस है वो खुश रहे। लेकिन फिलहाल उनकी मुश्किलें जो है वो कम होती नजर नहीं आती। क्या ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट नवंबर 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है? प्रदर्शनकारी छात्र इस प्रोटेस्ट को कैसे देख रहे हैं? कि इसका खामियाजा भरना पड़ सकता है डेमोक्रेट्स को, प्रेसिडेंट जो बाइडेन को। लेकिन ऑल्टरनेटिव क्या है? और ये बात हम हमेशा कहते हैं कि ऑल्टरनेटिव है डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद एक केओस को जो है पनपने देते हैं। तो अगर आप इंटरनेशनली कहें तो मुझे लगता है जो बाइडेन ने अभी तक जो भी किया है इसराइल के वॉर को लेके, मुझे लगता है कि वो सही किया है। उन्होंने पहले जब टेररिस्ट अटैक हुए इसराइल का समर्थन किया, जब इस तरह की रिपोर्ट्स आने लगी कि वहां पे ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे हैं और जिस तरह के स्टेटमेंट नेतन्याहू देने लगे, तो उन्होंने नेतन्याहू से दूरी बढ़ा ली। डोमेस्टिकली लोगों को ये समझाना मुश्किल है, क्योंकि उनका जो बेस है, जो मैं थोड़ी देर पहले कहा था, प्रोग्रेसिव बेस है। उनको लगता है कि जो बाइडेन ने इनफ नहीं किया, वो शायद और रोक सकते थे इसराइल को, वो शायद इसराइल को एड नहीं देनी चाहिए उन्हें जब तक वहां पे सीज फायर ना हो जाए और इस तरह की चीजें ना हो जाए। तो उनके लिए ये इम्पैक्ट जरूर करेगा। पर हमें ये देखना होगा, देखिए मानस, कि इसमें जो नवंबर में इलेक्शंस होंगे तब तक अभी कुछ 4-5 महीने हैं, होपफुली तब तक शायद सीज फायर हो जाए। दूसरी चीज ये कि ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हैं, थोड़े बहुत जो हमने खत्म भी हो गए, इनफैक्ट कई यूनिवर्सिटीज में एनकैम्पमेंट खत्म भी हो गई है, ये उस लेवल पे अभी तक नहीं है। तो इनका वोट जो शेयर है वो इतना नहीं है कि वो ये इश्यूज को इतना इम्पैक्ट कर पाए अभी फिलहाल, जब हम मई में बात कर रहे हैं। अगर ये प्रोटेस्ट बढ़ जाते हैं, अगर इसमें कॉमन लोग जुड़ जाते हैं, हम देख रहे हैं सिर्फ स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, इसमें कॉमन लोग जो वर्किंग इंडिविजुअल्स है वो इसमें अभी तक नहीं जुड़े। तो बार बार बात वियतनाम से कंपैरिजन की होती है। देखिए वो एक बहुत लार्जर मूवमेंट था, उसमें लोग जुड़े हुए थे। तो जो कार्टर के साथ हुआ और वो सारी चीजें हुई, वो उस लेवल पे अभी तक चीजें नहीं गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो लेफ्ट प्रोग्रेसिव बेस है, शायद वो अभी लेस मोटिवेटेड है। और बार बार ये बात कही जा रही है कि वो जो बाइडेन को वोट नहीं देंगे। लेकिन मैंने फिर कुछ अरब मुस्लिम से और कुछ प्रोग्रेसिव लोगों से सुना है कि अगर हम जो बाइडेन को वोट नहीं देंगे तो हम ट्रंप को भी नहीं वोट दे सकते। तो ये देखना होगा कि किस तरफ वो लोग जाते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लेट अक्टूबर। पर फिलहाल अभी तो ये सरदर्द बना हुआ है जो बाइडेन के लिए, और वो
जल्दी से जल्दी इस सरदर्द से छुटकारा चाहते हैं। अब भारत का पक्ष भी जान लेते हैं। विदेश मंत्रालय से 25 अप्रैल की प्रेस ब्रीफिंग में यूनिवर्सिटी प्रोटेस्ट से जुड़ा सवाल पूछा गया था। इस पर प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था, हम इन घटनाओं को देख रहे हैं। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिम्मेदारी की भावना और सार्वजनिक सुरक्षा एवं व्यवस्था के बीच सही संतुलन होना चाहिए। हम लगातार भारतीय विद्यार्थियों के संपर्क में हैं और जब भी ऐसे मुद्दे होंगे जिनका समाधान करने की आवश्यकता होगी तो हम इस पर गौर करेंगे। 2 मई की प्रेस ब्रीफिंग में प्रोटेस्ट का सवाल फिर से उठा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने क्या कहा, सुनिए। So far, no Indian students or their families have contacted us for any assistance in regard to disciplinary action which has been taken for their participation in the protest. But at the same time, we also want to say that we expect all our citizens at home and abroad to respect local laws and regulations. इस मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। इस प्रोटेस्ट से जुड़ी जो भी अपडेट्स होंगी आपको ललन टॉप पर मिलती रहेंगी। बने रहिए हमारे साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।